बच्चों, आज मैं आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भारत के प्रथम मौलिक निबंधकार हैं, उनकी निबंध कला के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए कि आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताएं। हिंदी साहित्य को अपने पांडित्यपूर्ण चिंतन और विविधतापूर्ण लेखन से समृद्ध करने वाले जो साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अपने जीवंत व्यक्तित्व और प्रगाढ़ पांडित्य के मणिकांचन संयम द्वारा हिंदी गद्य शैली को एक नए तेवर प्रदान किया। जीवन की गतिविधियों, क्रियाकलापों और अनुभवों को उन्होंने अपने निबंधों के अंतर्गत बहुत ही सरल शैली के रूप में अपनाया। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले निबंध को बड़ा नीरस और एक केवल ज्ञान का पिटारा पुलिंदा माना जाता था। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन निबंधों को रोचकता और मनोरंजकता प्रदान की। परिणाम स्वरूप पाठक उनके निबंधों में प्रतिभा, विद्वता एवं पांडित्य का अद्भुत समावेश देखता है, क्योंकि इनकी निबंधों में कोई मनोरंजकता और कलात्मकता भी हमको नहीं दिखती है, अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश भी हमें उनके निबंधों में भरपूर मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का यदि हम वर्गीकरण देखें, क्योंकि उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है, तो उनके प्रमुख निबंध जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित रहे हैं, अशोक के फूल जो 1948 में उनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में उनका ये निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रभा 1959 में, कुटज बहुत ही पॉपुलर निबंध संग्रह है उनका 1964 में, और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ। वर्गीकरण की दृष्टि से यदि हम द्विवेदी के निबंधों को देखें तो हम उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार के निबंध वो जिसमें विचारात्मकता देखने को मिलती है, दूसरे प्रकार के निबंध उनके आलोचनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे निबंध जिनमें दार्शनिक तत्वों की प्रधानता हमें दिखाई देती है, और दूसरे वो निबंध जिनमें सामाजिक जीवन संबंधी विषय उठाए गए हैं। आलोचनात्मक निबंधों को भी हम आगे जाके दो श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे पहला जो प्रकार के निबंध है आलोचनात्मक है, उसमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया, और दूसरे प्रकार के जो निबंध है उन्होंने साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। मैं यदि कुल मिलाकर उनके सारे निबंधों को देखूं तो अध्ययन की दृष्टि से आपके लिए द्विवेदी के निबंधों को मैं समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिक और गवेषणात्मक निबंधों के रूप में वर्गीकृत करके आपको बताएं। सबसे पहले हम लेते हैं उनके समीक्षा संबंधी निबंध। हमें कुछ निबंधों के नाम याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। उनके समीक्षा संबंधी जो निबंध है उनमें प्रसाद की कामायनी, हिंदी का भक्ति साहित्य, संस्कृत साहित्य के कलहांस, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, साहित्य संचार, मृत्युंजय रविन्द्रनाथ टैगोर, कालिदास की लालित्य योजना और मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये उनके समीक्षात्मक निबंधों के रूप में हम इन निबंधों के नाम ले सकते हैं। सांस्कृतिक निबंधों की यदि हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की देन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, शिव साधना, पंडितों की पंचायत, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी, ये उनके कुछ सांस्कृतिक निबंधों के नाम मैंने आपको बताए। साथ ही कुछ ऐतिहासिक निबंध भी उन्होंने लिखे, जैसे कलाओं के आश्रयदाता जो रईस है, केश संस्कार है, अधर और नाखून की रंगाई है, तांबुल सेवन है, ये उनकी वृक्षवाटिका, वर्षा, गणपति से घनश्याम तक, प्राचीन भारत के कलात्मक निबंध, ये भी हम उनके ऐतिहासिक निबंधों की श्रेणी में रख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने व्यक्तिगत निबंधों के लिए बहुत जाने गए। उन्होंने अपने समय में ललित निबंधों की जो परंपरा शुरू की, वो बाद में विद्यानिवास मिश्र के निबंध कला में जाके कुछ रंगत दिखाई देती है। बसंत आ गया, अशोक के फूल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, नव वर्ष आ गया, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, विष के दंत, कल्प तरु, साहित्य सहचार, घर जोड़ने की माया और मेरी जन्मभूमि, उनकी कुछ व्यक्तिगत छाप छोड़ते हुए निबंध हैं। और गवेषणात्मक निबंधों में हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी में शोध का प्रश्न है, हिंदी का आदिकाल है, रामायण और पुराण है, हिंदी साहित्य का पर विचार उन्होंने अपनी इस निबंध में किया है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, लालित्य तत्व और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, सहज साधना, साहित्य का मर्म, गतिशील चिंतन, ये सब उनके कुछ गवेषणात्मक निबंधों की श्रेणी में हम रख सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध कला में विभिन्न विषयों को समावेश किया और उनका जो निबंध रचना है वो बहुत ही विस्तृत आयाम अक्षिति दिए हुए। आइए देखते हैं कि निबंध में उनकी क्या विषयगत और विचारगत विशेषता रही, कौन से किस तरीके से उन्होंने अपने निबंधों में अपने विचार और अपने विषयों को प्रकट किया है। आचार्य द्विवेदी के निबंध व्यक्तित्व प्रधान, विषय व्यंजक और ललित गद्य के बहुत ही आदर्श रूप माने जाते हैं। उनके निबंधों में उनका हंसता हुआ, व्यंग्य करता हुआ, शोध करता हुआ, चिंतन करता हुआ, शब्दों के माध्यम से तह में पहुंचता हुआ और ज्ञान का अनमोल खजाना खोलता हुआ, कभी गंभीर तो कभी बिल्कुल उन्मुक्त सहज चेहरा बार बार उनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। यदि मैं उनके निबंध की विचारगत विशेषता की बात करूं तो सबसे पहली विशेषता जो उनके निबंध में मुझे दिखाई देती है वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित उनके निबंध। मतलब द्विवेदी जी के सभी निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बड़ा गहन अध्ययन किया था और उसमें जो भी पॉजिटिव, जो भी सकारात्मक, जो भी अच्छी बातें थी उससे उन्होंने अपने पाठकों को अवगत कराया। इसमें मानव प्रेम है, देश प्रेम है, आध्यात्मिकता है, उदारता है, मतलब जितने मानवीय मूल्य हैं, चाहे वो समर्पण की भावना है, कर्तव्य की भावना है, मानसिक संयम हम कैसे रखें, असीम श्रद्धा की बात, अगाध विश्वास, ये सारे तत्व उन्होंने अपने निबंध में पाठकों के सामने रखे हैं। इसके बाद जो दूसरी भी प्रमुख विशेषता मुझे उनके निबंधों में दिखाई देती है वो है प्राचीनता एवं नवीनता का अद्वितीय सामंजस्य। आपके निबंधों में जो प्राचीन मूल्य थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, तो जो प्राचीन हमारी परंपराएं थी उन परंपराओं का, और जो आज के युग में नवीन परंपराएं आ गई, कुछ नवागत सिद्धांत, कुछ संदेश हमारे सामने आए, उन सबका बड़ा मणिकांचन सहयोग उनके निबंधों में हमको देखने को मिलता है। तो भारतीय परंपरा के को नए सामाजिक दर्शन के साथ समन्वय करके उन्होंने अपने निबंधों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही यदि मैं देखूं उनके निबंध की एक विशेषता हमें बड़ी प्रमुखता से मिलती है, वह है बुद्धि तत्व की प्रधानता। द्विवेदी जी के निबंध चिंतन और मनन से परिपूर्ण है। उसके साथ ही साथ उसमें सूक्ष्म निरीक्षण, तीक्ष्ण दृष्टि, गहन अनुभूति, मौलिक विचारधारा और उनका पांडित्य, उनकी विद्वता उनके निबंधों में झलकती है, साफ साफ झलकती है, हमें दिखाई देती है। उनकी निबंधों की यदि तीसरी विशेषता के रूप में मैं बात करूं तो वो ये करती हूँ कि उनके निबंध में हमको प्रकृति का बड़ा सूक्ष्म चित्र दिखाई देता है। आपकी रचनाओं में को जब हम पढ़ते हैं, उनका जब हम अनुशीलन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति का निरीक्षण बड़ा उच्च कोटि का उन्होंने किया है और बड़ा प्रभावोत्पादक तरीके से और भावोत्तेजक रूप से उन्होंने उस प्रकृति चित्रों को अपने निबंधों में प्रस्तुत किया है। उनके निबंधों में प्रकृति के विभिन्न रूप, विशाल वृक्ष हैं, चाहे नाना वर्ण तरीके के अलग अलग रंगों के रूपों के जो पुष्प हैं, वो पुष्प हैं, पत्तियां हैं, वनस्पति है, आकाश है, बादल है, ये सब उनके निबंधों में हमें दिखाई देते हैं। उनके निबंध की यदि मैं बात करूं तो केवल प्रकृति चित्रण ही नहीं बल्कि उनके निबंधों में हमको राष्ट्रीय भावना की अविरल धारा भी बहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभावी और सजीव चित्रण किया है तो उसके साथ साथ जो भारतीयता है, जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो भी उनके निबंधों में हमें दिखाई देती है। एक खास बात जो हम द्विवेदी जी के बारे में कहते हैं, उनके निबंधों के बारे में कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत था। तो जब उनका अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत था तो उनके पास विषयों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास अनलिमिटेड विषय थे। तो उनके निबंधों में विविध विषयों का संगम हमें देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से उन्होंने साहित्य पे लिखा, उन्होंने संस्कृति पे लिखा, उन्होंने ज्योतिष पे लिखा, उन्होंने योग पे लिखा, उन्होंने दर्शन पे, कला, धर्म, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल, मतलब कोई भी तो ऐसा विषय नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उनके निबंधों में जो खास बात एक और हमें देखने को मिलती है वह है मानवीय आदर्शों को बड़ा उच्च स्थान उन्होंने अपने निबंधों में दिया है। मतलब द्विवेदी जी के निबंध में जो मनुष्य है वो बिल्कुल केंद्र में है। उनकी दृष्टि में मानव समाज को सुंदर बनाना ही साहित्य साधना का उद्देश्य है। इसीलिए द्विवेदी जी के निबंधों में मानवीय आदर्शों को बड़ा उच्च स्थान दिया गया है, जिनको जीवन यात्रा के सहज संबल के रूप में हम देख सकते हैं। मतलब यदि हम अपना जब जीवन जी रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन का काम करते हैं। द्विवेदी जी के जो निबंध है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने उनके बारे में लिखा है कि द्विवेदी जी अतीत की धूमिलता को चीरते हुए और समसामयिकता के संदर्भ में मानवतावादी विचारधारा को पाठक की कल्पना में अभिषिक्त करते हुए चलते हैं। शिवदान सिंह चौहान का ये वाक्य द्विवेदी जी के निबंधों में मानवीयता की
जो महत्व दिया गया है उसको स्पष्ट कर देता है। उनके निबंधों में हमें अनुभूत तथ्यों का दिग्दर्शन होता है, दिखाई देता है। मतलब द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में देखे हुए और जो भोगा हुआ विचार था, जो देखा हुआ है, जो भोगा हुआ है, जो उन्होंने अनुभूत किया है, ऐसे विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके जो अनुभूत जो तथ्य थे वो भी विचार युक्त, और उसमें कोई बंधन नहीं है। वो मतलब कोई देश या प्रांत या किसी धर्म या किसी जाति या किसी काल में सीमित नहीं है, अपितु विश्व व्यापक मानव जीवन से प्रेरित है। एक तरफ उनके निबंधों में हमें विचार, जो वैचारिक उत्कृष्टता है, भावनात्मकता है एवं अनुभूति की मंत्र त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ गहन संवेदना से परिपूर्ण सहृदयता में उठते, सहृदयता का जो एक तरीके से ज्वार उनके निबंधों में हमें सहृदयता, करुणा और संवेदना का ज्वार उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए उनके जो निबंध है वो बहुत ही रोचक हो गए हैं, और रोचक होने के साथ साथ उनके निबंध बहुत ही रसपूर्ण बन पड़े हैं। उनके निबंधों पे हमें उनकी व्यक्तित्व की छाप, उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द्विवेदी जी के निबंध उनके व्यक्तित्व के प्रतिबिंब कह सकते हैं हम। जब उनके निबंधों को पढ़ते हैं तो द्विवेदी जी का व्यक्तित्व हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है। मतलब उनके निबंधों पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसलिए अनेक निबंध, जो उनके जो निबंध है उसमें अहम तत्व की प्रतिष्ठा, अहम मतलब उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका अपना जो उनकी निजी पहचान है, वो निजी पहचान हमको उनके निबंधों में दिखाई देती है। उनका एक निबंध है गतिशील चिंतन, उस शीर्षक निबंध की एक पंक्ति है, उस पंक्तियों में हम उनकी चीज को देख सकते हैं। मतलब उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत जो सोच है वो उसमें बताई है कि मैं सोचता जाता था, मेरा रथ आगे बढ़ता जा रहा था, आगे समाजवाद इतना प्रिय और आकर्षक सिद्धांत क्यों, इतना आकर्षक सिद्धांत क्यों है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी जो निबंध है उसमें उनके व्यक्तित्व की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके निबंधों की एक और विशेषता हम जब देखते हैं तो एक और विशेषता मेरे आंखों के सामने आती है, वो आती है कृत्रिमता और औपचारिकता का अभाव। उनके निबंध बहुत ही सहज और स्वाभाविक शैली में लिखे गए हैं। क्योंकि उनके जो निबंध हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अपने विचारों पर आधारित है, उनमें मौलिकता है, उनमें उनके खुद के स्वयं के अनुभव हैं, इसीलिए उनकी जो निबंध है, उनकी रचनाएं हैं, उसमें हमको कृत्रिमता और औपचारिकता का अभाव दिखाई देता है। और उसमें उनका सूक्ष्म निरीक्षण, उनके खुद का जो बौद्धिकता है वो बौद्धिकता हमें दिखाई देता है। इसीलिए जो उनके निबंध है वो मनोरंजक तो है ही, मनोरंजन करने के साथ साथ लोकहित की भावना से भी ओतप्रोत है। उनके निबंध हमें कहीं भी बोर नहीं करते, क्योंकि उनके निबंध में व्यंग और विनोद का फुट हमें पूरी तरीके से दिखाई देता है। समाज की कोई भी विसंगति है ना, उसको बड़ा प्यारा सा और बड़ा कहना चाहिए कि एक तंज, चुटीला सा तंज उन्होंने कस दिया है। द्विवेदी जी के निबंधों में जहां देखो वहां हमें व्यंग और विनोद का फुट दिखाई दे जाता है। इनके निबंधों की एक विशेषता उनके व्यंग का वो नुकीलापन है जो इतना सूक्ष्म है, इतना सौम्य है कि चुभते हुए बिल्कुल भी कष्ट नहीं देता है। मतलब कड़वी से कड़वी बात कह जाते हैं, पर इतनी मीठी मीठी बातों से कहते हैं ना, मीठी छुरी, ऐसे मीठी छुरी से वो हमारे उस विसंगति को काट देते हैं कि व्यक्ति सुन भी लेता है लेकिन उनको बहुत बुरा नहीं लगता है। इनके व्यंग है ना वो कटु और तीक्ष्ण न होते हुए भी बड़े मर्मस्पर्शी हैं, पर हृदय को छू जाते हैं ना। डॉक्टर के इंजेक्शन की भांति वे व्यंग बारीक सुई की तरह होते हैं जो मरीज को मीठी चुभन के साथ आरोग्य प्रदान करते हैं। अतः उनकी सहज आत्मीयता और विनोद प्रियता के कारण पाठकों से अपना सीधा संवाद स्थापित कर लेते हैं। ये उनकी कुछ विचारगत विशेषताएं मैंने आपको बताई हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध की। अब आइए हम बात करते हैं उनकी भाषा की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा कैसी है। जहाँ तक मैं उनकी भाषा की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी उनकी जो भाषा है वो संप्रेषणीयता के गुण से भरपूर है। मतलब जो वो कुछ कहना चाहते हैं पाठक उसको बड़ा सरल और सहजता से ग्रहण करता चला जाता है। इनके विचार और चिंतन मौलिक है ना, तो उनका सृजन भी बहुत मौलिक है, और जिनका सृजन मौलिक है तो उनकी भाषा शैली और शिल्प में कृत्रिमता और चीज कैसे आ सकती थी वो भी हमें बहुत ही मौलिक दिखाई देता है। यदि मैं भाषा की बात करूं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो उनकी भाषा है वो संस्कृत निष्ठ और भाषा में प्रौढ़ता दिखाई देती है। द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, और केवल एक भाषा नहीं बहुविध भाषी थे, वो कई भाषाओं का उनका ज्ञान था।
उनकी जो भाषा है उसका जो झुकाव है, इसीलिए क्योंकि वो संस्कृत के महान विद्वान थे तो तत्सम शब्दों के प्रति उनका झुकाव हमको बहुत दिखाई देता है। उनकी भाषा में हमको संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वो बहुत ही बहुतायत से देखने को मिलते हैं। तत्सम शब्दों की बाहुल्यता होने के कारण ही उनके निबंधों में उनका पांडित्य साफ साफ झलकता है। मतलब एक दो शब्दों के क्या उदाहरण दूं, बहुत सारे तत्सम शब्द हमको उनके देखने मिल जाएंगे, जैसे यन, प्राकृण, अनिश्वर, नियोजित, आवर्त, प्रेषण, धर्मिता, स्वर्गारोहण, स्वल्प, भस्मसात। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी आपसे कि जो भी उनका निबंध आपके कोर्स में हो, आप उस निबंध को देखें और उसमें से तत्सम शब्द निकाल लें और उदाहरण के रूप में आप उन शब्दों को लिख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको जितनी भी द्विवेदी जी के निबंध की विशेषताएं बताई हैं, उन विशेषताओं को दर्शाते हुए जो उदाहरण आपके निबंध में मिले, आप उनमें से वो पंक्तियां उठाइए और उदाहरण के रूप में उसमें उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दीजिए। जो भी निबंध आपके कोर्स में, जैसे आपके कोर्स में निबंध ये है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, तो आप इसमें से उनकी वो वाली विशेषता, जैसे जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उसमें तत्सम शब्द वो निकाल के आप उदाहरण स्वरूप अपने यदि उत्तर में प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अच्छा, संस्कृत में शब्द की तो हम बात कर ही रहे हैं कि उनकी जो भाषा है वो संस्कृत में शब्द है, लेकिन उसके साथ साथ और किसी भाषा से भी उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। उनकी भाषा में हमको अंग्रेजी शब्द है, देशज शब्द है, आपके तिब्बती है, बांग्ला है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, अरबी है, फारसी है, इन सारी भाषाओं के शब्द भी बहुत आए से जहाँ जरूरत पड़ी है आवश्यकता अनुसार उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग भी बहुत अपने निबंधों में किया है। और इस प्रकार उन्होंने बड़ी समन्वयवादी शब्दावली के क्षेत्र में जो द्विवेदी जी हैं वो बहुत ही समन्वयवादी रहे हैं। एक उनकी जो भाषा की विशेषता हमें देखने को मिलती है और जिससे उनकी भाषा में बड़ी स्पष्टता भी आ जाती है, हम बहुत अच्छी तरीके से उनकी लिखी हुई बात को समझ जाते हैं, वो है कि उन्होंने अपने निबंधों में बीच बीच में उद्धरण और सूक्तियों का प्रयोग किया है। उद्धरण मतलब कोई भी जो पहले किसी ने कोई बात कही है उस विषय से संबंधित, तो उन विषय से संबंधित उद्धरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो जो विषय वस्तु है, जो इस विषय वस्तु को वो समझाना चाह रहे हैं, वो विषय वस्तु हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने सूक्ति है या उद्धरण है उनका प्रयोग किया है। उनकी भाषा में हमें मुहावरे और लोकोक्तियां जो कि बहुत प्रचलित थी, लोक प्रचलित थी, जिन्हें लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी भाषा में थोड़ी लाक्षणिकता आ गई है और लाक्षणिकता के साथ साथ उनकी भाषा में रोचकता भी आ गई है। उनकी भाषा की एक खास विशेषता जो मैंने सबसे पहले वाली बात को बताई कि उनकी भाषा बहुत ही संप्रेषणीय है, मतलब जो वो कहना चाहते हैं वही भाव पाठक उसको समझ जाता है। तो उनकी जो भाषा है उसमें प्रभाव उत्पादकता और संप्रेषणीयता का गुण हमें बहुत देखने को मिलता है। उसमें सरलता है, बहुत तारुल्य है, कल्पना की उड़ान भी है, इसलिए वो बहुत ही प्रभावी बन गई है। इसके साथ साथ उनकी भाषा में रोचकता, रसपूर्णता भी है। द्विवेदी जी की भाषा स्वच्छता और मौलिकता लिए हुए है, उसमें कहीं भी मतलब हमको कोई कृत्रिमता नहीं दिखाई देती है। और साथ ही उनकी भाषा में जो द्विवेदी जी का जैसा स्वभाव था, जो उनका मनमौजीपन था, जो उनकी अल्लढ़ता थी, वो सब हमें दिखाई देती है। और साथ ही जो उनका अध्ययन के प्रति प्रगाढ़ जो प्रेम था और संस्कृत के प्रति जो उनका प्रेम था, वो प्रौढ़ता, वो प्रांजलता भी हमें उनकी भाषा में देखने को मिलती है। तो ये उनकी भाषागत विशेषताएं देखी। बात करते हैं उनकी निबंध की शैली पर। यदि मैं निबंध की शैली पर बात करूं तो उनकी निबंध की शैली पर भी उनके व्यक्तित्व की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निबंधों में जो उन्होंने शैलियों का प्रयोग किया उसमें बड़ी विविधता है, मतलब उनकी निबंध की जो रचना धर्मिता है उसमें हमें शैली का वैविध्य मिलेगा। विभिन्न प्रकार की शैली का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, उन्होंने वार्तामूलक पद्धति का भी प्रयोग किया, उन्होंने व्याख्या प्रवृत्ति शैली है उसका भी प्रयोग किया, उन्होंने चिंतन, मनन, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मकता, उनकी शैली में हमें बहुत तरीके की विविधता देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख शैलियां उन्होंने अपने निबंध में प्रयुक्त की है। द्विवेदी जी के निबंध में आगमन शैली को बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। आगमन शैली क्या है? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि विषय का विवेचन करते हैं वो और उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आगमन शैली के साथ साथ उन्होंने आलोचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, वो भी बहुत ज्यादा उनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है और उसमें उनका जो आलोचनात्मक जो स्वरूप है वो मुखर हो उठा है। इस शैली है यद्यपि उसमें गंभीरता दिखाई देती है पर सरलता और सहजता भी हमको दिखाई देती है। उनकी शैली गवेषणात्मक, या गवेषणात्मक मतलब
जिस चीजों को खोज कर निकाल कर और सामने प्रस्तुत कर देना, हर चीज का गवेषणात्मक मतलब हर पक्ष का पूरा विवरण देते हुए और उसके बारे में जैसे खोज कर रहे हैं वो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ऐसे जो इनकी गवेषणात्मक शैली है उसमें उनका गंभीर पांडित्य और उनकी विद्वता के दर्शन हमको होते हैं। उन्होंने व्यास शैली का भी अपने निबंधों में खूब प्रयोग किया है। ज्ञानेंद्र वर्मा ने उनके बारे में लिखा है कि उनके विचारात्मक जो निबंध हैं उन विचारात्मक निबंधों में हजारों लाखों वर्षों के प्राचीनों को भेद कर संदर्भ प्रस्तुत करते और अन्य कथाओं के विन्यास के लिए व्यास शैली बहुत ही उपयुक्त है। व्यास शैली के साथ साथ उन्होंने सामासिक, व्यास का मतलब है विस्तार करके बताना, सामासिक शैली मतलब विस्तार को उन्होंने संक्षेप में बता देना। तो उनके उन निबंधों में हमको सामासिक शैली के भी दर्शन होते हैं, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने की जो उनकी विशेषता है वो भी हमें निबंधों में देखने को मिलती है। उनके निबंधों में हमें आवेग शैली भी देखने को मिलती है, जहां उनके निबंध भावात्मक निबंध है, जहां वो अपनी संवेदना को व्यक्त करना चाहते हैं वहां पर आवेग शैली का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि हमने जब वैचारिक विशेषता पढ़ी थी तो हमने कहा था कि उनके निबंधों में हमको व्यंग और विनोद का पुट भी दिखाई देता है, तो हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भी उन्होंने बड़ा प्रयोग किया। उनकी निबंध में हमको व्यंग और हास्य की बड़ी निर्मल धारा बहती हुई नजर आती है, जिससे कि निबंध में रोचकता आ गई है। और साथ ही उनके निबंध में लालित्यपूर्ण शैली, मैंने आपको कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के निबंधों में जो ललित निबंध है उनकी परंपरा को प्रारंभ किया था। उनकी ललित निबंध है वो बहुत ही भावात्मक है, कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ाने हैं उसमें, भावनाओं का क्रीड़ा विनोद है उसमें, संवेदनाओं का तीव्र प्रवाह है उसमें, अनुभूतियों का उद्यम झंकार है उसमें, और कवित्व की अद्भुत छटा उसमें हमको देखने को मिलती है और उसमें उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ऐसी लालित्य शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कौन कौन से प्रमुख रहे, उनका वर्गीकरण वो समझा दिया मैंने। फिर मैंने उनकी वैचारिक विशेषताएं क्या रही निबंध की, वो विषय वस्तु से संबंधित, फिर उनकी भाषा की बात बताई, फिर मैंने उनकी शैली की बात बताई। निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखना चाहें तो ये देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो हिंदी निबंध हैं वो हमारे हिंदी निबंध साहित्य को बहुत ही व्यापक और समृद्ध करने वाले निबंध है। उन्होंने ये बहुत महान कार्य किया है कि भारत की जो निबंध कला है उसको उन्होंने बहुत ही संपन्न और समृद्ध किया है। वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं वो बुद्धि, अनुभूति, कल्पना, विषय, भाषा, शैली किसी भी दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से बहुत ही सफल निबंध उनके माने जा सकते हैं। अंत में हम विशंबर जी के शब्दों में कह सकते हैं कि द्विवेदी जी किसी भी दशा में 19 नहीं है, 19 मतलब कम नहीं है किसी से। यदि तुलना की जाए उनकी अन्य विद्वानों के साथ, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से उनकी तुलना की जाए तो वो कह रहे हैं कि किसी भी दशा में वो उनसे 19 नहीं है। ना प्रतिभा में 19 है, ना अध्ययन में 19 है, ना विद्वता में 19 है, ना विषय प्रतिपादन में 19 है, और ना ही हास्य और व्यंग में 19 है। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी है ना वो तो हिंदी में इससे पहले कभी लिखी ही नहीं गई थी। वो हिंदी निबंध साहित्य की एक स्थायी निधि है, एक अमूल्य विरासत बन गई है। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भारत के और भारत में भी जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में भी जो निबंध साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।